नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर विद पेस आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ओम प्रकाश जांदू। हम आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं। हमने एस्किमो जनजाति पूर्ण कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे बुशमैन। आज हम कौन सी पढ़ेंगे? बुशमैन पढ़ेंगे। देखो, बुशमैन जनजाति, बुशमैन जनजाति के अन्य नाम, सोन, रवि, बसारवा। जैसे एस्किमो को सेमोडस है, याकूत है, चकची है, तुंग है, लेप्स है, इन नामों से पुकारा जाता था। उसी प्रकार बुशमैन को भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे सोन है, रवि है, बसारवा है। तो इसका मतलब ये हो गया, अब आपसे चाहिए पूछ ले, सोन जनजाति का निवास क्षेत्र बताओ, रवि जनजाति का निवास क्षेत्र बताओ, बसारवा जनजाति का निवास क्षेत्र बताओ, ये या ऐसे पूछ ले बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र बताओ, तो ये सब चीज़ें एक ही है। ये सब चीज़ें एक ही है। अगली बात हमने देखो, आगे देखो, पूछ ले ये किस प्रजाति से संबंधित है? किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। किस प्रजाति से? निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि जो बुशमैन जनजाति है वो निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है, अर्थात उसके गुण, शारीरिक लक्षण जो भी होंगे ना, वो निग्रिटो प्रजाति के समान होंगे। अर्थात इन दोनों के शारीरिक लक्षण, इन दोनों की बनावट है, इन दोनों के गुण है, वो एक जैसे मिलते हैं। और जिस प्रजाति के जिस व्यक्ति में या जिस समाज में गुण मिलते हैं, जिस व्यक्ति में या जिस समाज में गुण मिलते हैं जिस प्रजाति के, वो उसी प्रजाति के समरूप होते हैं या उसी प्रजाति के होते हैं। उसी प्रजाति के होते हैं या उसी प्रजाति के समरूप होते हैं। तो ये जो बुशमैन प्रजाति है ये निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। किस प्रजाति से? निग्रिटो प्रजाति से। ये जो रहते हैं वो रहते हैं कालाहारी मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल में। किस मरुस्थल में? कालाहारी मरुस्थल में। ये छोटी सी जानकारी दे देते हैं पहले ही। और अगर आपसे ऐसा पूछ ले, अगर आपसे ऐसा पूछ ले कौन सा मरुस्थल बुशमैन जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है, तो कालाहारी मरुस्थल बुशमैन जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि बुशमैन जनजाति के अन्य नाम पूछे तो सोन, रवि और बसारवा, ये प्रजाति किस बुशमैन जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो बुशमैन जनजाति निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। बुशमैन जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र कौन सा मरुस्थल है? तो बुशमैन जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र कालाहारी मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल है। अब इसके आगे पढ़ते हैं इसका निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र, तो देखो निवास क्षेत्र में कई चीज़ें आपको ज्ञान में रखनी है। अगर आपसे ऐसा पूछ ले बुशमैन जनजाति का कौन सा क्षेत्र, मतलब बुशमैन जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र कौन सा मरुस्थल है, तो प्रमुख मरुस्थल इसका मतलब ये है कि जो बुशमैन जनजाति है उसका कौन सा मरुस्थल प्रमुख निवास क्षेत्र है, तो उसका प्रमुख निवास क्षेत्र वाला मरुस्थल है कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, अर्थात बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में अधिक निवास करती है। बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में अधिक निवास करती है। अगर आपसे पूछ ले कौन सा महाद्वीप बुशमैन जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है, यानी हर चीज़ छोटी छोटी बारीकियां ज्ञान में रखनी होती है। और जो बारीकियों को ज्ञान में रख के चलता है, बारीकियों को ज्ञान में रख के पढ़ता है, वो बंदा कभी अपने प्रश्न गलत नहीं करता। वो बंदा कभी अपने प्रश्न गलत नहीं करता। ऐसे सारी चीज़ें कभी किसी व्यक्ति को याद नहीं होती है, कोई परिपूर्ण नहीं है, लेकिन उसमें बारीकियां ज्ञान रखनी जरूरी है। बारीकियां ज्ञान रखनी जरूरी है। तो उनका निवास क्षेत्र वाला प्रमुख मरुस्थल पूछ ले तो कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल। उनके निवास क्षेत्र के प्रमुख महाद्वीप पूछ ले कि कौन सा महाद्वीप बुशमैन जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप बुशमैन जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप बुशमैन जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र है। आगे बात हमने
प्रमुख मरुस्थल पूछ ले तो कालाहारी मरुस्थल, प्रमुख महाद्वीप पूछ ले तो अफ्रीका महाद्वीप। अब इनके निवास के क्षेत्र कौन कौन से, देखो बोना, देखो ये ट्रिक है छोटी सी। ए यानी अंगोला, ए यानी अंगोला, द यानी दक्षिण अफ्रीका, द यानी दक्षिण अफ्रीका, बो यानी बोत्सवाना, बो यानी बोत्सवाना, और ना यानी नामीबिया, ना यानी नामीबिया। इनके निवास क्षेत्र पूछे तो अदबोना, वैसे ही अदबोना ही होते हैं, वैसे ही अदबोना होते हैं, अर्थात ये नाटे कद के छोटे कद के होते हैं। अदबोना मतलब ए यानी अंगोला, द यानी दक्षिण अफ्रीका, बो यानी बोत्सवाना, ना यानी नामीबिया। ये इनके प्रमुख निवास क्षेत्र हैं। और ये चारों ही निवास क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। चारों ही निवास क्षेत्र कौन से महाद्वीप में आते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं। और ये 3 क्षेत्र जिनमें कौन सा मरुस्थल फैला है, कालाहारी मरुस्थल फैला है, यानी कालाहारी मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार इन 3 में है, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। ध्यान रखना, ये 3 क्षेत्र है जिनमें कालाहारी मरुस्थल का निवास क्षेत्र ज़्यादा है। कौन सा, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित होने के कारण इसे दक्षिण अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसे कहते हैं दक्षिण अफ्रीका, और ये दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में स्थित होने के कारण इसे अफ्रीका महाद्वीप के नाम, दक्षिण अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। ये आगे देखो, इसके आगे क्या है, आगे देखो, ये हो गया। अब ये पूछ ले कि बुशमैन जनजाति किन अक्षांशों के बीच निवास करती है, तो बुशमैन जनजाति 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से, दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, दक्षिणी अक्षांश के मध्य। यानी बुशमैन जनजाति किन अक्षांशों के मध्य निवास करती है, तो बुशमैन जनजाति 18 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य निवास करती है। मैं आपको ये बता देता हूँ, ये है पूरी पृथ्वी, ये है भूमध्य रेखा जिसे 0 डिग्री कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। भूमध्य रेखा बोल दो, विषुवत रेखा बोल दो, 0 डिग्री अक्षांश बोल दो, तीनों एक ही नाम है। इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते 90 तक है, और नीचे भी 1 2 3 4 ऐसे करते करते 90 तक है। तो देखो 90 ऊपर 90 नीचे, 180, एक बीच वाले 181। इसका मतलब टोटल अक्षांश कितने हैं, 181 है। यानी भूमध्य रेखा, ऐसे मानो भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर 90 और नीचे ही 90। अब जो ऊपर 90 है वो उत्तरी अक्षांश में इंक्लूड है या शामिल है, और जो नीचे वाले 90 है वो दक्षिणी अक्षांश में इंक्लूड है या शामिल है। अब इधर देखो, अब जैसे मान लो ये 18 है, 18 फिर 19 20 21 22 23 ये 24 है। तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ अफ्रीका महाद्वीप है मान लो, और ये यहाँ निवास करती है यहाँ, यानी इसका मतलब है ये 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करती है। ये पूछ रहे तो आगे देखो, जो ये क्षेत्र है वो क्षेत्र उष्ण क्षेत्र है। उष्ण क्षेत्र का मतलब है गर्म क्षेत्र है। ये क्षेत्र कैसा है, गर्म इलाका है। तो अब आपसे ऐसा पूछ ले, निम्नलिखित में से बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र है, उसमें आपको ऑप्शन दे दे, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय, इनमें से कोई नहीं। तो आपको उसमें से कौन सा चुनना है, उष्ण कटिबंधीय चुनना है। कौन सा चुनना, उष्ण कटिबंधीय चुनना, अर्थात गर्म इलाकों में निवास करती है। बुशमैन जनजाति है वो गर्म इलाकों में निवास करती है, अर्थात ये गर्म इलाकों में रहती है। आगे बात सुनने, आगे देखो, यह एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, उसका नाम है एटोसा राष्ट्रीय उद्यान। एटोसा राष्ट्रीय उद्यान, जो एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है ये नामीबिया में है। एटोसा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, नामीबिया में है। इसका मतलब ये है कि जो बुशमैन जनजाति निवास करती है, जहाँ बुशमैन जनजाति निवास करती है वहाँ कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है। अब आपसे पूछ ले किस जनजाति के निवास क्षेत्र में एटोसा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है या सम्मिलित है, तो बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र में एटोसा राष्ट्रीय उद्यान
क्षेत्र स्थित है। आपसे ऐसा पूछ ले तो बता देना। यानी एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है वो नामीबिया में है, और नामीबिया में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन जनजाति निवास करती है। तो इसका मतलब हो गया जो एटोसा राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है? तो बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र में एटोसा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आगे बात समझ में, आगे देखो, यहाँ जहाँ ये लोग रहते हैं वहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। गर्मी क्या पड़ती है? बहुत पड़ती है। अर्थात यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ दिन अधिक गर्म होते हैं। दिन अधिक गर्म होते हैं। दिन क्या होते हैं? अधिक गर्म। दिन अधिक गर्म होते हैं और रातें अपेक्षाकृत ठंडी होती है। और रातें क्या होती हैं? अपेक्षाकृत कैसी होती है? ठंडी होती है। रातें अपेक्षाकृत कैसी होती है? ठंडी रातें होती है। यानी दिन में गर्मियाँ बहुत रहती है, अर्थात गर्मी ज़्यादा और रातें अपेक्षाकृत ठंडी। तो या ठंडी बोल दो या सुहावनी बोल दो, एक ही बात। तो इसका मतलब ये है कि जो बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र है वहाँ गर्मी अधिक और शीतकाल छोटा होता है। गर्मी की ऋतु अधिक और शीत ऋतु छोटी होती है। शीत ऋतु छोटी होती है। गर्मी की मौसम या गर्मी का मौसम अधिक होता है, शीत ऋतु छोटी होती है। अगली बात समझ में, तो यहाँ दिन में गर्मी अधिक पड़ती है, रातें अपेक्षाकृत ठंडी होती है या सुहावनी होती है। अगली बात समझ में, अब इनका पढ़ते हैं निवास क्षेत्र। निवास क्षेत्र हमने पढ़ लिया, अब आगे पढ़ते हैं इसका आगे पढ़ते हैं इसका भोजन। बुशमैन जनजाति का भोजन क्या है? तो बुशमैन जनजाति के भोजन देखो, ये होते हैं सर्वभक्षी। ये क्या होते हैं? सर्वभक्षी होते हैं, अर्थात सभी प्रकार की चीज़ों का भक्षण करते हैं। सभी प्रकार की चीज़ों का भक्षण करते हैं। चाहिए शाकाहारी हो उसको भी खा लेते हैं, मांसाहारी हो उसको भी खा लेते हैं, जो चीज़ मिली उसको खा लेते हैं। सर्वभक्षी होते हैं। अर्थात सर्वभक्षी का तात्पर्य ये है सभी प्रकार का भक्षण करने वाले। भक्षण करने वाले, सभी प्रकार का भक्षण करने वाले वो सर्वभक्षी कहलाते हैं। इसमें ये जरूरी नहीं है शाकाहारी है मांसाहारी, जो चीज़ मिली उसी को खा लेते हैं। अब देखो, एक बुशमैन एक बार में आधी भेड़ खा जाता है। एक बुशमैन एक बार में आधी भेड़ खा जाता है। यानी एक बुशमैन आदमी है ना, वो एक बार में आधी भेड़ खा जाता है। आधी भेड़ खा जाता है, अर्थात इनकी डाइट होती है वो बहुत ज़्यादा है। इनकी डाइट होती है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब सर्वभक्षी, पहली बात तो ये सभी प्रकार की चीज़ों का भक्षण करते हैं। एक बुशमैन एक बार में आधी भेड़ खा जाता है, अर्थात इनकी, इसका मतलब ये अनुमान लगा सकते हैं इनकी डाइट बहुत ज़्यादा है। आगे देखो, आधी भेड़ खा जाता है। आगे देखो, दीमक, चिंटियाँ, ये इनके प्रिय भोजन है। दीमक, चिंटियाँ ये इनके क्या है? प्रिय भोजन है। दीमक, चिंटियाँ आदि ये क्या है? इनके प्रिय भोजन है। अर्थात दीमक और चिंटियाँ इनके प्रिय भोजन है। अब आपसे पूछ ले दीमक और चिंटियाँ किस जनजाति का प्रिय भोजन है? तो दीमक और चिंटियाँ बुशमैन जनजाति का प्रिय भोजन है। बुशमैन जनजाति का प्रिय भोजन है। आगे बात सुनने, और क्या खाते हैं? ये बेरी भी खा लेते हैं, कहीं मछली मिलती है उसको भी खा लेते हैं, सेब होता है उसको भी खा लेते हैं, कई फल वनों में रहते हैं, कंदमूल होता है वहीं भी खा लेते हैं। यानी जंगल का क्षेत्र है, मरुस्थल जंगली क्षेत्र है। तो बेरी, मछली, सेब, कंदमूल जो इनको मिलता है वही खा लेते हैं। दूसरी चीज़, इनमें एक खासियत ये होती है, ये इस बात पर ज्ञान नहीं देते कि भोजन ताज़ा है या बासी। ये इस बात पर कदापि ज्ञान नहीं देते कि भोजन ताज़ा है या बासी। इस बात पर कदापि ज्ञान नहीं देते कि भोजन, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भोजन ताज़ा है या बासी। भोजन ताज़ा है या बासी, ये जरूर नहीं है। अगर ताज़ा है तो भी खा लेते हैं, बासी है तो भी खा लेते हैं। अर्थात ताज़ा है तो भी खा लेते हैं, बासी है तो भी खा लेते हैं। और भविष्य के लिए, भविष्य का मतलब है आगे के लिए, भविष्य के लिए भोजन संचित करने पर ज्ञान नहीं दिया जाता। भविष्य के लिए भोजन संचित करने पर
करने पर ज्ञान नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। भविष्य के लिए भोजन संचित करने पर ज्ञान नहीं दिया जाता, अर्थात आगे के समय के लिए भोजन इकट्ठा नहीं करते। अब आपसे पूछ रहे क्यों नहीं करते हैं, तो ये मरुस्थलीय इलाका है, गर्मी का इलाका है, कोई भी चीज़ है वो जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए भविष्य में भोजन को इकट्ठा करने के लिए संचित करने पर कोई ज्ञान नहीं दिया जाता है। अब देखो आखेट, आर्थिक क्रियाकलाप देखो, आर्थिक क्रियाकलाप। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना इस बात का कि हमने सबसे पहले इसका पढ़ा था निवास क्षेत्र, हमने सबसे पहले इसका क्या पढ़ा था, निवास क्षेत्र पढ़ा था। निवास क्षेत्र, निवास क्षेत्र के बाद आएगा आर्थिक क्रियाकलाप। है ऐसी कोई बात नहीं है कि ये भी पढ़ सकते हो, लेकिन वो क्रम है थोड़ा सा, ये ध्यान रखना। आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप के बाद आएगा भोजन, ये सब में क्रम से चलता है। फिर उसके बाद आएगा वस्त्र, फिर उसके बाद आएगा निवास गृह, फिर उसके बाद आएगा औजार या बर्तन, औजार बर्तन या उपकरण, उसके बाद आएगा समाज और संस्कृति, समाज व संस्कृति। ये चाहे किसी भी जनजाति में पढ़ लेना, 4 जनजाति दे रखी, चारों में यही क्रम चलता रहेगा। फिर उसके बाद आएगा वातावरण समायोजन, वातावरण समायोजन, और उसके बाद आएगा आधुनिक संस्कृति से संपर्क, आधुनिक से संपर्क, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आगे बात सुन। तो हमने इसका क्या पढ़ लिया था, एक तो हमने निवास क्षेत्र पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप के बाद है भोजन, भोजन हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाकलाप। इनका जो मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है वो है आखेट। इनका जो मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है वो क्या, आखेट। अर्थात आर्थिक क्रियाकलाप वो होता है जिससे मनुष्य के पेट की पूर्ति होती है, अर्थात रोजगार मिलता है। जिससे रोजगार मिलता है उससे मनुष्य की उन्हीं पैसों से या उन्हीं चीज़ों से मनुष्य के पेट की पूर्ति होती है। तो इनका मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है आखेट। अब आखेट किस प्रकार करते हैं देखो, या तो खड्डे में गिराकर या फंदे पर लटकाकर, फंदे में लटका, मैं बता दूंगा ये क्या है, फंदे में लटका कर या विषाक्त पदार्थ पिलाकर, इनका मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप आखेट है। आखेट ये किस प्रकार करते हैं, या तो खड्डे में गिरा देते हैं, खड्डे में गिराकर, खड्डे मतलब जैसे खड्डा खोद दिया उसके ऊपर ऐसे ही घास फूस रख देते, जानवर आएगा खड्डे में गिरेगा उसका ये शिकार कर देते। फंदे में लटका के, जैसे हमने आपने कभी देखा हुआ पेड़ के नीचे कोई जाल सा लगा दिया, जानवर पेड़ के नीचे से निकलेगा, उसको ये खींच लेंगे तो जानवर उससे जाड़ में फंस जाएगा, उसको ये फंदे में लटका कर मार देते हैं। या किसी जानवर को जहरीला पदार्थ पिला देते हैं, जहरीला पदार्थ पिला देते हैं तो उससे क्या है, जानवर मर जाता है। फिर ये उसका भक्षण, मतलब इसको भोजन बना लेते हैं या इसका भक्षण कर लेते हैं। अब ये इनका शिकार करते हैं। इनमें एक खासियत ये भी होती है कि ये जंतुओं की बोली निकालने में निपुण होते हैं। किसकी, जंतुओं की बोली निकालने में निपुण, जंतुओं की बोली निकालने में निपुण होते हैं, बोली निकालने में निपुण होते हैं। जंतुओं की बोली निकालने में निपुण का मतलब ये है कि ये किसी भी जानवर की, किसी भी जीव जंतु की बोली निकाल देते तो वो जानवर क्या सोचता है कि हमारी कास्ट का कोई जानवर आया, तो वो उस चक्कर में आ जाता है, ये उसका शिकार कर देते हैं। शिकार करने के तरीके ये है, शिकार करने के तरीके ये। तो इनका मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप है आखेट। आखेट किस प्रकार करते हैं, गड्ढे में गिरा के, फंदे पर लटकाकर, विषाक्त पदार्थ पिलाकर, और ये जंतुओं की बोली निकालने में निपुण होते हैं, जंतुओं की बोली निकालने में निपुण होते हैं। तो अब आप थोड़ा सा ये क्रम ज्ञान रखना। हमने निवास क्षेत्र पढ़ लिया था, निवास क्षेत्र में मैंने बता दिया था कि किस मरुस्थल में, तो कालाहारी मरुस्थल में, किस महाद्वीप में, तो अफ्रीका महाद्वीप में, किन अक्षांशों के बीच, तो 18 से 24 डिग्री अक्षांशों के बीच, दक्षिण अक्षांशों के मध्य। आगे बात में उसके बाद आता आर्थिक क्रियाकलाप। तो आर्थिक क्रियाकलाप में मैंने आपको बता दिया आखेट, 2 नंबर पे आर्थिक क्रियाकलाप आएगा निवास क्षेत्र के बाद। आर्थिक क्रियाकलाप में आखेट, आखेट को गड्ढे में गिरा के या फंदे में लटका कर
या विषाक्त पदार्थ पिलाकर उसका शिकार कर देते हैं। और इनकी ये खासियत होती है, जंतुओं की बोली निकालने में निपुण होते हैं, जंतुओं की बोली निकालने में निपुण होते हैं। किसी भी जंतु की ये बोली निकाल सकते हैं, किसी भी जंतु की बोली निकाल सकते हैं। उसके बाद आएगा, पहले निवास क्षेत्र हमने पढ़ लिया, उसके बाद आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ लिया। अब है भोजन। भोजन में ये सर्वभक्षी होते हैं अर्थात सभी प्रकार की चीज़ों का भक्षण करते हैं। एक बुशमैन एक बार में आधी भेड़ खा जाता है, अर्थात इनकी डाइट बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी चीज़, इनके जो प्रिय भोजन है वो दीमक और चिंटियाँ इनके प्रिय भोजन है। और ये मछली भी खाते हैं, शहद भी खाते हैं, बेरी भी खाते हैं, कंदमूल भी खाते हैं। और ये इस बात की कभी परवाह नहीं करते कि भोजन ताज़ा है या बासी, जो मिला वो खा लिया, जो मिला वो खा लिया। और उसके बाद यह है कि भविष्य के लिए भोजन संचित करने पर भी ज्ञान नहीं देते, अर्थात आगे के लिए भोजन इकट्ठा नहीं करते, संचित नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसका प्रमुख कारण ये है क्योंकि ये क्षेत्र गर्म इलाका है और यहाँ भोजन खराब ज़्यादा जल्दी होता है, इसलिए भविष्य में मतलब है ना भोजन संचित करने पर ज्ञान नहीं दिया जाता है। एक चीज़ इसमें और भी बता देता हूँ, वो आगे भी बताई हुई है आपको। अगर इनके मान लो भोजन की कमी होती है, भोजन की क्या होती है? कमी। अगर इन मान लो उसमें जनजाति में किसी समय ऐसी स्थिति आ जाए कि भोजन की कमी हो जाए, तो स्त्रियां क्या करती है? गर्भ धारण करना बंद कर देती है। ये ध्यान रखना, आगे बताई हुई है। वैसे और बता देता हूँ, स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है, गर्भ धारण करना बंद कर देती है। तो किसी समय अगर बुशमैन जनजाति में भोजन की कमी होने पर स्त्रियां गर्भ धारण करना बंद कर देती है, अर्थात बच्चे पैदा नहीं करती है। क्यों? क्योंकि खुद का ही पेट नहीं भरा जा रहा तो दूसरे का पेट कैसे भरेंगे? इस कारण से वो क्या है? गर्भ धारण बंद कर देती है। निवास क्षेत्र हो गया, आर्थिक क्रियाकलाप हो गया, भोजन हो गया। इसके बाद पढ़ते हैं वस्त्र। इसके बाद क्या पढ़ते हैं? वस्त्र। इसके बाद पढ़ते हैं वस्त्र। वस्त्र देख लो। पुरुष तिकोनी लंगोट पहनता है। पुरुष क्या पहनता है? तिकोनी लंगोट पहनता है। तिकोनी लंगोट पहनता है। पुरुष क्या पहनता है? तिकोनी लंगोट पहनता है। इसका मतलब ये मान के चलो आप कि आपने कभी किसी बच्चे को आर्मी की तैयारी करते या पुलिस की तैयारी करते वो दौड़ करते हुए देखा, तो लंगोट पहन के दौड़ने जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। तो वही लंगोट ये पुरुष पहनता है, वही लंगोट ये पुरुष पहनता है। और ये लंगोट है ना टांगों के बीच में से होकर आती है। किससे? टांगों के बीच में से होकर आती है। अगली बात में तो पुरुष तिकोनी लंगोट पहनता है जो टांगों के बीच में से होकर आती है। स्त्रियां एप्रन पहनती है। स्त्रियां क्या पहनती है? एप्रन पहनती है। स्त्रियां क्या पहनती है? एप्रन पहनती है। स्त्रियां क्या पहनती है? एक वस्त्र है जिसका नाम है एप्रन पहनती है। आगे देखो, स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉस। स्त्रियों को वस्त्र में सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है, जिसे क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। अब इसमें प्रश्न ये मेन है, स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? क्रॉस। यानी जहाँ बुशमैन जनजाति निवास करती है वहाँ उस वस्त्र को क्या कहते हैं? क्रॉस कहते हैं। और हम लोग इसको क्या कहते हैं? चोंगा कहते हैं। हम लोग उसको क्या कह सकते हैं? चोंगा कहते हैं। और जबकि उसी चोंगे को वहाँ के स्थानीय भाषा में अर्थात बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र वाले क्षेत्र में उसको क्रॉस कहा जाता है। और इस क्रॉस की ये खासियत होती है कि इसमें देखो एक तो समान भी आ जाता है, एक तो क्या जाता है? समान। ये इस प्रकार का वस्त्र होता है, इस प्रकार का वस्त्र होता है, उसमें क्या समान भी आ जाता है, अर्थात समान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जा सकते हैं। इसमें बच्चे को भी ले जा सकते हैं, बच्चे को भी ले जा सकते हैं। अर्थात ये होता है ना वस्त्र, इसमें समान आ जाता है, बच्चे को भी इसमें गोद में मतलब इसमें डाल के ले जा सकते हैं। और ये वस्त्र और बिस्तरबंद दोनों होता है। वस्त्र और बिस्तरबंद मतलब है पहनने के भी काम आता है
और अगर आपको कहीं नींद आ रही है, सोना है, तो इसको बिछा के सो सकते हैं, इसको बिछा के सो सकते हैं। तो वस्त्रों में पुरुष तिकोनी लंगोट पहनता है, स्त्रियां एप्रन पहनती है। स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रोस कहते हैं। ये वस्त्र और बिस्तरबंद दोनों होता है, अर्थात इसमें सामान भी ले जा सकते हैं, बच्चे को भी ले जा सकते हैं, और सोने के लिए भी काम में ले सकते हैं, और पहनने के लिए भी काम में ले सकते हैं। अब जहाँ बुशमैन जनजाति निवास करती है वहाँ गर्मी बहुत है, तो गर्मी बहुत होने की वजह से उनके पैरों में, क्या आपको पता है, गर्मी लगती है, पैर जलते हैं। तो इन पैरों को मतलब धूप से बचाने के लिए या जलन से बचाने के लिए ये छाल से बने जूते भी पहनते हैं। छाल से बने क्या पहनते हैं? जूते भी पहनते हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि बुशमैन जनजाति अपने पैरों को धूप से बचाने के लिए या गर्मी से बचाने के लिए या जलन से बचाने के लिए छाल से बने जूतों को भी पहनते हैं। तो आज हमने दोस्तों ये पढ़ा है कि बुशमैन जनजाति का सबसे पहले हमने निवास क्षेत्र पढ़ लिया, उसके बाद आएगा आर्थिक क्रियाकलाप, हमने ये पढ़ लिया, उसके बाद आएगा भोजन जो मैंने आपको बता ही दिया, इसके बाद है ये वस्त्र जो मैंने आपको बता दिया। नमस्कार दोस्तों, आगे की क्लास में हम अगले इससे आगे टॉपिक पर ज्ञान मतलब चर्चा करेंगे। इसका मतलब ये ज्ञान रखना, थोड़ा भूलना मत, आर्थिक क्रियाकलाप पहले आएगा, भोजन बाद में आएगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों।